घड़ी ने सुबह के 4 बजाए और इसके साथ ही धीरज की साइड टेबल पर रखा अलार्म क्लॉक रिंग करने लगा। अलार्म की आवाज सुनकर धीरज उठा और पानी पीने के बाद बाहर 4 दीवारी में बैठकर खुली हवा में योगा करने के लिए दरवाजे से बाहर निकल गया। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि उसके दरवाजे के बाहर एक पैम्पलेट जैसा कुछ पड़ा हुआ है। धीरज ने कागज उठाया और पढ़ने लगा। ये कागज कुछ और नहीं, आज से ठीक 2 दिन बाद होने वाली हैलोवीन पार्टी के लिए एक इनविटेशन था। वाओ, आजकल इंडिया में भी सारे इंटरनेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट होने लगे हैं। मुझे तो अभी इस कॉलोनी में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, तब भी मुझे इनवाइट भेजा गया। मुझे ये पार्टी जरूर अटेंड करनी चाहिए। चलो, इसी बहाने मैं भी देख लूंगा कि आखिर इस पार्टी में करते क्या है। पार्टी का वेन्यू और डेट नोट करने के बाद धीरज ने बाकी के कार्ड को पढ़ना शुरू किया। ओह, इसमें तो लिखा है कि ड्रेस कोड व्हाइट है, मतलब व्हाइट पैंट व्हाइट शर्ट पहनकर ही पार्टी में जाना है। तय समय पर धीरज अपने घर से निकल गया था। इस समय रात के 11:30 बजे थे। कार्ड में लिखे पते पर पहुंचकर उसने देखा कि सामने एक पुरानी बदरंग सी 2 मंजिला हवेली खड़ी हुई थी। इंटरेस्टिंग। लगता है जानबूझकर इस बंगले में पार्टी रखी गई है ताकि थोड़ा डरावनी और भूतिया फीलिंग आ सके। धीरज ने बाहर की 4 दीवारी पर लगा लोहे का दरवाजा खोला और हवेली के लॉन में कदम रख दिया। धीरज ने महसूस किया कि उसके अंदर आने के बाद लोहे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया है। अच्छा, दरवाजे से ही डराने का इंतजाम किया हुआ है। अच्छा है, अच्छा है। धीरज लॉन को पार करके घर के अंदर घुस जाता है। अंदर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। टाइम, डेट और वेन्यू तो वही है, फिर यहाँ इतना अंधेरा और सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? मैं सबसे पहले पहुँच गया हूँ या मेरे साथ किसी ने हैलोवीन के नाम पर मजाक किया है? मन ही मन उधेड़ बुन करता हुआ धीरज बंगले के हॉल में पहुंच जाता है। अंदर का सन्नाटा अब उसके सब्र का इम्तिहान ले रहा था। उसने अपने पॉकेट से फोन निकालकर जैसे ही फ्लैश लाइट ऑन की, उसे बिल्लियों के रोने की भयानक आवाज सुनाई देने लगी। अचानक ही अंधेरे को चीरती हुई चेहरे पर चुड़ैल का मास्क लगाए हुए एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। टॉर्च मत ऑन करो, ये हैलोवीन पार्टी है। डोंट स्पॉइल द वाइब। लड़की की बात सुनकर धीरज टॉर्च बंद कर देता है। कुछ ही देर में वहां पर एक मध्यम नीली रोशनी फैल गई थी। उस नीली रोशनी में धीरज ने देखा कि हॉल में कई सारे लोग मौजूद हैं जो बिना कुछ भी बोले धीमी आवाज पर बजते संगीत पर थिरक रहे थे। उन सभी ने किसी न किसी गोस्ट का कॉस्ट्यूम पहन रखा था और डरावने मास्क पहने हुए थे। धीरज को सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था। बंगला अंदर से बहुत ही गंदा था। हर तरफ गंदगी और धूल मिट्टी फैली हुई थी। मकड़ी के बड़े बड़े जालों ने दीवार को लगभग ढक रखा था। मुझे यहाँ रुकना ठीक नहीं लग रहा है। ये लोग कुछ ज्यादा ही अजीब दिखाई दे रहे हैं। इतने गंदे और डरावने बंगले में कोई ऐसे मगन होकर कैसे नाच सकता है? धीरज अब एक पल भी वहां ठहरना नहीं चाहता था। जैसे ही वहां से जाने के लिए वह दरवाजे की ओर मुड़ा, भड़ाक की आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। हैं? ये दरवाजा अपने आप बंद कैसे हो गया है? जाने दो, मैं इस पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। धीरज के तेज आवाज में चिल्लाने पर अचानक ही धीमी आवाज में बजता संगीत बंद हो गया और वही मास्क वाली लड़की उसके सामने आ गई। पार्टी खत्म होने से पहले यहाँ से कोई नहीं जा सकता। मैंने कहा ना, मुझे यहाँ नहीं रुकना। चुपचाप जाकर पार्टी एंजॉय करो। बस रात का दूसरा पहर लगने वाला है। उसके बाद हम एक हैलोवीन स्पेशल गेम खेलेंगे। उस गेम के खत्म होने के बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। कैसा गेम? आओ और आकर बाकी लोगों के साथ उन चेयर पर बैठो। गेम बस शुरू ही होने वाला है। धीरज ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की ओर देखा। रात के 1 बज चुके थे, लेकिन उस लड़की की खून उगलती लाल आंखें देखकर अब धीरज का डर से खून जमने लगा था। धीरज भी बाकी के 3 लोगों की तरह ही कुर्सी पर जाकर बैठ गया था। ये चारों कुर्सियां एक छोटे से स्क्वायर टेबल के चारों ओर लगाई गई थी। उस टेबल पर एक सफेद रंग का कागज, 4 मोमबत्तियां, चाकू और नींबू रखा हुआ था।
आज की हेलोइन को यादगार बनाने के लिए अब हम एक मौत का खेल खेलेंगे। देखो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मुझे कोई मौत का खेल नहीं खेलना। हाँ, हमें भी कोई मौत का खेल नहीं खेलना। तुम चारों यहाँ अपनी मर्जी से आए हो। इनविटेशन में साफ साफ लिखा था कि डांस, म्यूजिक, गेम एंड फन। अभी फन बस शुरू ही हुआ है, अभी से वापस जाने की बात कर रहे हो। देखो, हमें जाने दो, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। उनकी बात सुनकर लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो अपने चेहरे पर लगा मास्क हटाकर दूर फेंक देती है। मास्क हटते ही उस लड़की का भयानक चेहरा देखकर उन चारों की जुबान हलक में अटक गई थी। लड़की का चेहरा बेहद डरावना और बदसूरत था। उसे देखकर लगता ही नहीं था कि वो जीती जागती लड़की है। जाना चाहते हो? जाकर देख लो। वे चारों उठने की कोशिश करते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं। लगता है जब तक हम ये खेल नहीं खेलते, ये हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे। ठीक है, हम ये खेल खेलने को तैयार है। बताओ अब क्या करना होगा? सबसे पहले तुम चारों एक एक कैंडल जलाओगे और सामने रखे चाकू से नींबू को काट कर पेपर के दोनों किनारों पर रखोगे। उसके बाद तुम चारों को अपना अपना लेफ्ट हैंड इस पेपर पर रखना है और ये जो मंत्र इस कागज पर लिखे हैं उन्हें लगातार पढ़ते जाना। अगर नींबू का रंग लाल हो गया तो समझो गेम खत्म। उस भयानक शक्ल वाली लड़की के बताए अनुसार वे चारों उस पेपर के चारों कोनों पर अपना हाथ रखकर सामने लिखे हुए मंत्र को लगातार पढ़ने लगते हैं। तभी कमरे में तेज हवाएं चलने लगती हैं। तेज हवा के झोंके से मोमबत्तियां बुझ जाती हैं, जिससे कमरे में गहरा अंधेरा छा जाता है। ये मोमबत्ती अपने आप कैसे बुझ गई और अचानक से तेज हवा कैसे चलने लगी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा लगातार मंत्र पढ़ते रहो। अगर मंत्र पढ़ना बंद किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उन चारों के डर से घिग्गी बंद रही थी, लेकिन फिर भी वह लगातार मंत्र को पढ़ रहे थे। अचानक ही हवा का चलना बंद हो गया और उनके टेबल पर रखी हुई चारों मोमबत्तियां एक साथ जल उठी। कमरे में उजाला होने पर उन्होंने देखा कि टेबल के दोनों साइड पर रखे हुए नींबू के टुकड़े अब लाल हो चुके हैं। नींबू लाल हो गया मतलब गेम खत्म। इसका मतलब है अब हम यहाँ से जा सकते हैं। चलो सब लोग जल्दी चलो। बड़े बेवकूफ हो तुम चारों। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि ये कैसा गेम था। एक बार मेरे पैरों की तरफ देखो, शायद तुम्हें समझ आ जाएगा। लड़की की बात सुनकर वो चारों उसके पैरों की ओर देखते हैं तो पाते हैं उसके पैर थे ही नहीं। यह नजारा देखकर टेबल के सामने बैठी हुई लड़की चीख पड़ती है। इसका मतलब तुम कोई चुड़ैल हो। हाँ, मैं बरसों से इस हवेली में कैद हूँ, लेकिन मेरे मालिक को एक तांत्रिक ने कैद करके मकान के अंदर गाड़ दिया था। बरसों से मैं अपने मालिक के रिहा होने का इंतजार कर रही हूँ। अपने मालिक को इस दुनिया में वापस बुलाने का तरीका मुझे मिल गया था, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे जैसे 4 इंसानों की जरूरत थी जो इस मंत्र को पढ़कर तंत्र क्रिया की मदद से उन्हें वापस बुला सके। ये लाल नींबू बता रहा है कि मेरे मालिक आजाद हो गए। देखो, तुम जो भी हो, तुम हमसे जो चाहती थी हमने तुम्हारा काम कर दिया। अब भगवान के लिए हमें जाने दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? धीरज अभी अपनी बात कह ही रहा था
कि अचानक एक झटके के साथ उसकी गर्दन लटक गई और वह लंबी सांस खींचने लगा। देखते ही देखते उसकी आंखों की पत्तियां पलट गई और उसने बाकी के 3 लोगों की ओर देखा। ये क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? लड़के की बात का जवाब दिए बगैर धीरज ने टेबल पर रखा चाकू उठाया और अपनी उंगली पर दे मारा। धीरज की उंगली से खून निकल रहा था, लेकिन अपने हाथ से बहते खून की परवाह किए बगैर वह उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगा। धीरज की ऐसी हालत देखकर कमरे में बैठे बाकी के 3 लोग बहुत घबरा गए और धीरज के सामने बैठी लड़की विशाखा जोर जोर से रोने लगी। ये धीरज को क्या हो रहा है? मुझे अब भी एक पल भी यहाँ नहीं ठहरना। इस हैलोवीन पार्टी में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उस लड़की को जोर जोर से रोता देख धीरज गुस्से से गर्दन टेढ़ी करके उसकी ओर देखने लगता है और एक जानवर की तरह उस पर झपट पड़ता है। कुछ देर तक लड़की की चीख सुनाई देती है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। विशाखा जमीन पर पड़ी हुई थी और उसके चारों ओर खून बिखरा हुआ था। अब तो बचे हुए बाकी के 2 लोग भी डर से सहमे हुए थे। उन दोनों को यकीन हो गया था कि अब शायद वे भी विशाखा की तरह अब यहाँ से जीवित बाहर नहीं निकल पाएंगे। तभी विशाखा की रूममेट रोजी वहां पहुंच जाती है। विशाखा ने मुझे बताया था कि आज वो हैलोवीन पार्टी में जाएगी। जब नाइट शिफ्ट खत्म करके मैं रूम पर पहुंची तो मैंने इस बंगले का एड्रेस उस पर्ची पर देखा। एड्रेस देखकर ही मुझे कुछ न कुछ अनिष्ट की आशंका सताने लगी। विशाखा यहाँ नई आई है, लेकिन मैं तो इस बंगले की हिस्ट्री पहले से ही जानती थी, इसलिए उसे बचाने के लिए मैं भी यहाँ आ गई। तू गई है, लेकिन अब वापस कैसे जाएगी? तुम्हें खत्म करके। इतना कहकर रोजी चट से लाया होली वाटर फादर के बताए मंत्रों को पढ़ते हुए छिड़क देती है। धीरज अपने ऊपर गिरती पानी की बूंदों से परेशान होकर रोजी की तरफ लपक पड़ता है। उसी क्षण रोजी अपनी जेब में रखा हुआ क्रॉस निकालकर धीरज के माथे पर टच कर देती है। क्रॉस के छूते ही धीरज उछलकर दूर जा गिरता है। रोजी लगातार पवित्र जल छिड़कती ही जा रही थी। तभी जल को अपने ऊपर पड़ते ही वह भूतिया लड़की भी चीखते हुए वहां से गायब हो जाती है। कुछ ही पलों में धीरज को होश आ गया था। उंगली कटने के कारण उसे काफी दर्द हो रहा था। बाकी 4 लोग उसे सहारा देकर वहां से बाहर ले आते हैं। उस रात रोजी के कारण उन तीनों की जान बच गई थी। उस भूतिया बंगले के बाहर आने के बाद धीरज ने भी वापस कभी ऐसी सुनसान जगह पर ना जाने का प्रण कर लिया था। उस काली मनहूस रात को धीरज अपने जीवन में कभी भी नहीं भूल सकता था। रात के तीसरे पहर का समय था। ठाकुर का पूरा परिवार अपनी हवेली में चैन की नींद सो रहा था। अचानक ही ठाकुर के सबसे छोटे बेटे मेहर सिंह की आंख खुल जाती है। मेहर सिंह अपने कमरे की खिड़की पर खड़े होकर बाहर की ओर देखने लगता है। बाहर मौसम बहुत खराब था। तेज बारिश के साथ साथ आकाश में जोरों की बिजली कड़क रही थी। अचानक ही उसे ऐसा लगा जैसे सामने के पेड़ से कोई महिला अजीब ढंग से सरकते हुए नीचे उतर रही है। उस महिला ने अपनी भयानक लाल लाल आंखों से मेहर सिंह की ओर घूर कर देखा और नीचे उतरकर कहीं गायब हो गई। मेहर सिंह को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। देर रात इतने खराब मौसम में आखिर कौन स्त्री पेड़ पर चढ़कर उसकी ओर देखेगी। फिर उसको यूं अजीब ढंग से नीचे उतरते देखकर न जाने क्यों उसके मन में शंका सी होने लगी। अपनी बंदूक को संभालता वह हवेली के बरामदे तक आया जहां उसने उस महिला को देखा था, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। बरामदे में हर और फूलों की खुशबू फैली हुई थी। मेहर सिंह बेचैन सा होकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसे कोई स्त्री दौड़कर हवेली से बाहर की ओर जाती दिखाई दी। ए लड़की, कौन हो तुम? वहीं ठहरो। इतनी रात गए हवेली में क्या कर रही हो? मेहर सिंह की चीखने की आवाज को अनसुना करके वह लड़की पायल छनकाती हुई हवेली के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। लड़की को बाहर की ओर भागता देख मेहर सिंह भी उसके पीछे पीछे हवेली से बाहर निकल गया।
कुछ दूर जाकर उस लड़की ने मेहर सिंह को मुड़कर देखा और धीरे से मुस्कुराते हुए फिर से अंधेरी तूफानी रात में जंगल की ओर भागने लगी। मेहर सिंह न जाने किस सम्मोहन में बंधा था कि वह भी लड़की के पीछे पीछे सुनो सुनो की आवाज लगातार बढ़ा जा रहा था। कुछ दूर जाकर एक सुनसान स्थान पर वह लड़की अचानक गायब हो गई। ये सब क्या पहेली है? आखिर कौन है ये लड़की? मेहर सिंह मन ही मन बड़बड़ाता हुआ इधर उधर देखता चला जा रहा था कि अचानक उसकी नजर एक पेड़ के नीचे जमा हुई स्त्रियों पर पड़ी। उन सभी स्त्रियों ने काले वस्त्र पहन रखे थे। वह एक लड़की को घेर कर बैठी हुई थी। आधी रात को तूफानी मौसम में यूं घने जंगलों के बीचों बीच इतनी सारी महिलाओं को पेड़ के नीचे बैठा देख मेहर सिंह थोड़ी शंका में पड़ गया। वह तेजी से दौड़ते हुए उन महिलाओं की ओर आया और उसने आवाज लगाकर पूछा, क्या चल रहा है यहाँ? इतनी रात गए ऐसे घेर कर क्यों बैठी हो इसे? क्या कर रही हो इस लड़की के साथ? ठाकुर की इतना पूछते ही उस लड़की को घेर कर खड़ी हुई काले कपड़े वाली औरतें घूमकर ठाकुर की ओर देखने लगती हैं। उन सभी के चेहरे बिल्कुल सफेद थे। आंखें बिन पुतली की बेजान सी नजर आ रही थी। तभी उनमें से एक स्त्री ने कहा, इसकी शादी है, यहाँ ब्याह की रस्म करने आए हैं। आधी रात को कौन से ब्याह की रस्म होती है? वैसे कहाँ से आए हो तुम सब के सब? दूल्हे के गांव में ये रस्म होती है छोरे, बस इसीलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। उस औरत की बात सुनकर ठाकुर मेहर सिंह और भी चक्कर में पड़ गया। छोटे से गांव में मुट्ठी भर परिवार थे जिनको वो अच्छी तरह जानता था। उसकी जानकारी में तो ऐसा कोई घर नहीं था जिनके यहाँ लड़के का ब्याह हो। आखिर वो औरतें किसके ब्याह की बात कर रही हैं? ठाकुर अभी सोच ही रहा था कि दुल्हन बनी बीच में बैठी लड़की की ओर उसकी नजर पहुंच गई। मेहर सिंह यह देखकर ठिठक गया कि यह तो हूबहू वही लड़की थी जो कुछ देर पहले उसकी हवेली में घूम रही थी। मेहर सिंह अब थोड़ा परेशान सा हो गया था और अपनी परेशानी छिपाते हुए उसने फिर से सवाल किया, वैसे दूल्हा कौन है जिसके साथ लड़की का ब्याह होना है? समरनपुर सिंह का बेटा मेहर सिंह। उस औरत के मुंह से अपना नाम सुनकर मेहर सिंह का सिर चकरा गया। अगले ही पल खुद को संभालते हुए उसने पेड़ की ओर देखा तो पाया अब वहां पर कोई भी नहीं था। मेहर सिंह समझ नहीं पा रहा था कि अभी कुछ देर पहले जो उसने देखा वो सच था या सपना। जंगल की खामोशी और बादलों की गड़गड़ाहट अब उसे डरा रही थी। तेज कदमों से वह अपनी हवेली की ओर वापस मुड़ गया। तभी उसे अपने पीछे फिर से पायल की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उस सुनसान रास्ते में जंगली सियारों की भयानक आवाज के बीच आती पायल की छम छम की आवाज अब उसके मन में हड़कंप मचा रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो पाया पीछे कोई भी नहीं था। मेहर सिंह ने राहत की गहरी सांस भरी और जैसे ही सामने देखा उसी काले कपड़े वाली लड़की को ठीक अपने सामने खड़ा देख उसका दिल धक से रह गया था। तो मेहर सिंह ने आव देखा ना ताव अपने घर की ओर दौड़ लगा दी। एक बार जो उसने दौड़ना शुरू किया अपनी हवेली में आकर ही रुका और गिरकर बेहोश हो गया। सुबह के 4 बजे नौकरों ने उसे बेहोश देखा तो उठाकर उसे उसके कमरे में ले आए। छोटे ठाकुर को बेहोश देख पूरी हवेली में हड़कंप मच गया था। कुछ देर बाद जब मेहर होश में आया तो उसने कल रात की सारी कहानी पिता को सुना दी। पिताजी, वो मेरा पीछा करते हुए हवेली तक पहुंच गई थी। वो छोड़ेगी नहीं मुझे, वो मुझे मार डालेगी। प्लीज मुझे बचा लो। अरे बेटा शांत हो जाओ। हवेली में तुम सुरक्षित हो, डरो नहीं, मैं कुछ उपाय करता हूँ। ठाकुर अपने बेटे की आंखों में डर साफ महसूस कर पा रहा था, इसलिए उसने तुरंत ही पहाड़ी वाले बाबा को हवेली में बुलवा लिया। इधर मेहर सिंह की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। रात से ही उसे तेज बुखार था। दवाइयां अपना काम नहीं कर पा रही थी। मेहर का बुखार इतना तेज था कि वह पिछले 5 घंटों से होश में भी नहीं आया था। शाम होते होते बाबा भी हवेली पहुंच गए थे।
उन्होंने मेहर की हालत देखने के बाद एक नींबू लेकर कुछ मंत्र पढ़े और उसे मेहर सिंह के सर से स्पर्श कराकर एक फूंक मार दी। इसके बाद उन्होंने नींबू में कील गाड़ दी। कील के नींबू में लगते ही उसमें से खून की तरह लाल लाल बूंदें टपक कर नीचे गिरने लगी। आपके बेटे के पीछे पिशाचनी पड़ी है। पिशाचनी जिसे देख ले फिर अपने साथ लेकर ही जाती है। लेकिन मुख्य बात यह है कि वो यूं ही किसी के पीछे नहीं लगती। कहीं छोटे ठाकुर का इससे कोई लेना देना तो नहीं है? मैं कुछ समझा नहीं बाबा। किसी पिशाचिनी का मेरे बेटे से क्या संबंध? बाबा की बात सुनकर ठाकुर का बड़ा बेटा चौंक जाता है। हाँ बाबा, मुझे कुछ याद आया। कुछ समय पहले हम 3 भाई पास के गांव में अपने दोस्त के यहाँ गए थे। वहां पहुंचने पर मेहर को गांव की एक सुंदर लड़की दिखाई दी थी। ए सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? रास्ता छोड़ो मेरा, मैं अजनबियों से बात नहीं करती। मेरा दिल आ गया है तुझ पर। तुझे हवेली की छोटी ठकुराइन बनाऊंगा मैं। यूं समझ ले तेरी किस्मत चमक गई। देखो, मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। इंदु मेहर को ठुकराकर अपने घर चली गई थी। उस रात मेहर सिंह पूरी रात शराब पीता रहा। भैया, वो छोरी थूक कर चली गई मुझ पे। अब बस, अब मैं उसे लेकर आऊंगा, चाहे प्यार से या फिर जबरदस्ती से। जब मेहर उसके घर पहुंचा तब वो दुल्हन बनी अपने दूल्हे के इंतजार में बैठी हुई थी। मेहर जोर जबरदस्ती से उसे अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा था। तभी इंदु ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। मेहर को गुस्सा आ गया और उसने इंदु को जोर से धक्का दे दिया। मेहर के धक्का देने से इंदु संभल नहीं पाई और खुली हुई खिड़की से टकराते हुए नीचे गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। बाबा, कहीं ऐसा तो नहीं ये पिशाचिनी वही इंदु हो सकता है ये वही लड़की हो। छोटे ठाकुर की जान बचाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। इतना कहकर बाबा एक पीले धागे को मंत्र पढ़ते हुए मेहर के बेड के चारों ओर बांध देते हैं ताकि पिशाचने की कोई शक्ति उसे छू ना पाए। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। मेहर सिंह के बिस्तर के पास कुर्सी से सर टिकाकर बैठे ठाकुर साहब भी नींद के आगोश में जा चुके थे। अचानक ही मेहर सिंह की आंख खुल जाती है। आंख खोलते ही उसे वही काले कपड़ों वाली पिशाचनी अपने ठीक सामने दिखाई देती है। देखते ही देखते सुंदर सूरत वाली वह पिशाचनी एक बदसूरत भयानक शक्ल वाली चुड़ैल का रूप ले लेती है। मेहर सिंह के कमरे में वह उल्टी होकर चारों हाथ और पैर की मदद से चलते हुए उसकी ओर बढ़ने लगती है। पिशाचनी को अपनी ओर आता देख मेहर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मेहर सिंह की आवाज सुनकर ठाकुर की भी नींद टूट जाती है। बाबा ने धागा बांधा हुआ है, ये तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। ठाकुर के इतना कहते ही वह गुस्से में गर्दन टेढ़ी कर मेहर सिंह को घूरने लगती है और अपने बिस्तर पर सीधा लेटा हुआ मेहर सिंह हवा में ऊपर उठने लगता है। पिताजी, पिताजी मुझे बचाइए, ये मुझे मार डालेगी। मैं तेरे पास नहीं आ सकती, लेकिन तू तो मेरे पास आ सकता है ना। मुझसे शादी करना चाहता था ना तू? जल्दी चल, समय हो गया है। हवा में ऊपर उठते हुए मेहर सिंह चुड़ैल के पास आ जाता है। इंदु के एक इशारा करते ही मेहर सिंह का शरीर धम से नीचे गिर पड़ता है और उसके सर से खून बहने लगता है। मेहर सिंह बाबा के बनाए सुरक्षा घेरे से बाहर आ चुका था। अपने बेटे को पिशाचनी के सामने लहूलुहान पड़ा देख ठाकुर अपनी बंदूक लेकर उसकी ओर दौड़ता है। तभी पिशाचनी गुस्से में ठाकुर की ओर देखती है, जिससे उसकी बंदूक खुद ब खुद पीछे की ओर मुड़ जाती है और उसके हाथ से दूर जा गिरती है। अगले ही पल ठाकुर भी उछलकर दीवार से जा टकराता है और अपने होश खो देता है। मेहर सिंह को अपनी आंखों के सामने इस हालत में जमीन पर पड़ा देख इंदु जोर जोर से हंसने लगती है।
अगले ही पल दीवार पर लगे सजावटी छुरों में से एक बड़ा सा छुरा निकलकर हवा में उड़ता हुआ खुद ब खुद पिशाचनी इंदु के हाथ में आ जाता है, जिसे देखकर मेहर के होश उड़ जाते हैं। इंदु को चाकू लेकर हवा में उड़ता हुआ अपनी ओर आता देखकर मेहर सिंह जोर जोर से चीखने लगता है। इंदु गुस्से में चाकू से उसकी जीभ काटकर अलग कर देती है। मेहर सिंह दर्द से छटपटा रहा था और इंदु वहां हवा में उड़ती हुई जोर जोर से हंस रही थी। दर्द से छटपटाते हुए मेहर सिंह जमीन पर गिर पड़ता है और सरकते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। तभी इंदु उसकी गर्दन पर वार कर देती है, जिससे उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। मेहर सिंह की कटी हुई गर्दन लेकर अगले ही पल पिशाचनी इंदु वहां से गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद जंगल में उसी पेड़ के नीचे मेहर सिंह की कटी हुई गर्दन पेड़ की शाख से लटक रही थी। एक लड़का और लड़की काले कपड़े पहन दूल्हा दुल्हन बने बैठे थे। दूल्हे के स्थान पर बैठा लड़का कोई और नहीं बल्कि मेहर सिंह था, जो पिशाचनियों के बीच बुत बना बैठा हुआ था। अंधेरे में खड़े कुछ लोग अजीब से अंदाज में हंस रहे थे और उनके चमकते हुए भयानक दांतों को अंधेरे में भी साफ साफ देखा जा सकता था। एक डरा हुआ लड़का उन सब लोगों के बीच फंसा हुआ था, जिसने वहां से भागना चाहा कि तभी उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। लड़के ने जैसे ही पलटकर देखा तो देखा एक औरत जिसकी आंखें भी किसी भेड़िए की तरह चमक रही थी और उसके पहने पहने दांत बाहर की ओर निकले हुए थे। कुछ महीनों पहले शाम का सन्नाटा छाने लगा था। राहुल एक कमरे में बैठा हुआ छत को घूर रहा था। राहुल एक अनाथ लड़का था। बड़ी मुश्किल से उसने ग्रेजुएशन परीक्षा पास की थी और अब वो नौकरी के लिए दर दर भटक रहा था। मगर नौकरी के लिए वो कहीं भी जाता, उसे हमेशा मायूस होकर लौटना पड़ता। राहुल के पास रहने के लिए उसका खुद का घर भी नहीं था। वो अपने दोस्त के घर में रहता था, मगर कुछ दिनों से उसका दोस्त भी उस घर को छोड़ने का दबाव बना रहा था। राहुल का दोस्त अमित इस वक्त उससे इसी बारे में बात कर रहा था। तभी अचानक अमित के घर की डोरबेल बजी। राहुल उठकर बाहर गेट पर चला गया। उसने देखा दरवाजे पर एक डाकिया खड़ा हुआ था। इस डाकिये के हुलिये को देखकर राहुल को बड़ा अजीब महसूस हुआ। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें थी, बाल घुंघराले टाइप के बड़े अजीब किस्म के थे। उसने अपने पैरों में जली हुई चप्पल पहनी हुई थी। डाकिये को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि कोई मुर्दा शमशान से उठकर सीधा यहां चला आया हो। राहुल डाकियों को सवालिया नजरों से देखने लगा। उस डाकिये ने भारी आवाज में राहुल की ओर देखकर कहा, क्या इस घर में कोई राहुल नाम का लड़का रहता है? जी हाँ, मेरा नाम राहुल है। इतना कहकर उस डाकिये ने राहुल को एक लिफाफा पकड़ा दिया। डाकिया राहुल को देखकर रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराने लगा। शाम के हल्के अंधेरे में सड़क पर लगे लट्ठे पर लगे बल्ब की रोशनी में उस डाकिये का चेहरा बड़ा ही भयानक लग रहा था। राहुल ने तुरंत उसके हाथ से उस लिफाफे को पकड़ लिया और उस लिफाफे को देखने लगा। तभी राहुल के कंधे पर उसके दोस्त अमित ने हाथ रखा। ये क्या है राहुल? वही देख रहा हूं यार, इस डाकिये ने अभी अभी मेरे नाम का लिफाफा मुझे दिया। राहुल की बात सुनकर अमित बुरी तरह से चौंक गया। लेकिन यहाँ तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है। अमित के कहने पर राहुल की नजरें डाकिया को इधर उधर तलाशने लगी, मगर वहां सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं था। राहुल अपने मुंह में बुदबुदाने लगा। कमाल है, यही तो था, अचानक कहाँ गायब हो गया? अरे चल वो सब छोड़, अब इस लिफाफे को खोलकर देख, कहीं ऐसा तो नहीं इसमें तेरा अपॉइंटमेंट लेटर हो? काश ऐसा ही हो यार। इतना कहकर राहुल लिफाफे के अंदर रखे हुए लेटर को गौर से पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो उस लेटर को पढ़ रहा था, उसके चेहरे पर एक खुशी की चमक आती जा रही थी। राहुल ने खुशी से अमित से कहा, मेरे बुरे दिन खत्म हो गए अमित, मुझे नौकरी मिल गई। अमित ने भी खुश होते हुए वो लेटर अपने हाथ में ले लिया और वो भी लेटर को पढ़ने लगा। मगर अचानक अमित के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिखने लगी और वो राहुल से बोला, जहां तक मुझे याद है तूने अकाउंटेंट की नौकरी के लिए तो कहीं अप्लाई नहीं की थी, फिर उन्होंने तुझे ये लेटर कैसे दे दिया? अरे यार, हो सकता है मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया हो। वो सब छोड़, मेरे लिए इतना ही बहुत है कि मुझे नौकरी मिल गई। मुझे कल से ही ज्वाइन करना है। जैसे मुझे अगले महीने की सैलरी मिलेगी मैं तेरे घर को छोड़ दूंगा।
मेरी बात का बुरा मत मान यार। जब तक मेरे पेरेंट्स यहाँ नहीं थे मैंने कभी तुझसे जाने के लिए नहीं कहा, लेकिन अचानक वो गांव से यहाँ आने वाले हैं। चल कोई नहीं, तेरी नौकरी की खुशी मुझे तुझसे ज्यादा है। अगले दिन राहुल उस लिफाफे में लिखे हुए पते पर पहुंच गया। उसने देखा कि सुनसान इलाके में एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई थी। दूर से उसे उस बिल्डिंग के अंदर कुछ चेहरे नजर आ रहे थे, मगर आसपास सन्नाटा फैला हुआ था। राहुल उस बिल्डिंग के अंदर चला गया। उसने देखा कि ऑफिस में सभी लोग नीची निगाह किए हुए कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। तभी एक भारी भरकम आदमी जिसकी शक्ल बिल्कुल काली थी राहुल के पास आ गया और घूरते हुए बोला, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, हमारी बॉस तुम्हें बुला रही हैं। उस व्यक्ति ने एक केबिन की ओर इशारा कर दिया। राहुल धीरे धीरे कदमों से उस केबिन के अंदर चला गया। अंदर जाकर राहुल ने देखा एक औरत कुर्सी पर बैठी हुई लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। उस औरत ने राहुल को बगैर देखे कहा, बैठ जाओ राहुल। राहुल एक कुर्सी पर बैठ गया और उसने देखा उस औरत की बड़ी बड़ी आंखें और गोरा चेहरा था, मगर पता नहीं क्यों राहुल को उसके चेहरे को देखकर अजीब सा लग रहा था। उस औरत ने राहुल से कहा, मेरा नाम मारिया है, तुम्हें सिर्फ कंप्यूटर पर काम करना है और शाम 5 बजे के बाद इस ऑफिस से चले जाना है। सैलरी तुम्हारे अकाउंट में हर महीने आ जाएगी। बस मेरी एक बात याद रखना, 5 बजे के बाद ऑफिस में तुम्हें नहीं रुकना है। अब तुम जा सकते हो। राहुल को अपनी बॉस का बिहेवियर बहुत खराब लगा, मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। देखते ही देखते राहुल को उस ऑफिस में काम करते हुए कई महीने हो गए। हर महीने राहुल के अकाउंट में सैलरी आ जाती थी। राहुल ने अब अपने दोस्त अमित का घर छोड़ दिया था और वो किराए के फ्लैट में रहने लगा था। राहुल को उस ऑफिस में जाकर एक बात बड़ी अजीब लगती थी कि उस ऑफिस का कोई भी इंसान एक दूसरे से बात नहीं करता था। उसे उस ऑफिस में काम करते हुए ऐसा महसूस होता था मानो कि वो किसी शमशान घाट पर बैठा हो, जहां हर तरफ मौत का सन्नाटा रहता हो। एक दिन राहुल ऑफिस में अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था। राहुल की बॉस मारिया राहुल को यह बोलकर गई थी कि उसे किसी भी कीमत पर आज इस फाइल को कंप्लीट करना है। राहुल अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि इसे वक्त का पता ही नहीं चला। काम पूरा करके राहुल जाने के लिए खड़ा ही हुआ था कि अचानक उसकी नजर ऑफिस की घड़ी पर पड़ी। उसने देखा घड़ी रात के 11 बजा रही थी, मगर अभी भी ऑफिस के सभी लोग कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। राहुल को यह देखकर बड़ा अजीब लगा। अजीब है, रात के 8 बज गए हैं और अभी भी ये सब लोग ऐसे ही बैठे काम कर रहे हैं और मुझे तो वक्त का पता ही नहीं चला। अचानक राहुल का मोबाइल बज उठा। राहुल ने नंबर देखा तो कॉल उसके दोस्त अमित का था। राहुल ने उसकी कॉल रिसीव की। हेलो अमित, मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ। हाँ, मेरे दिमाग से बिल्कुल उतर गया कि आज तेरा जन्मदिन है। मैं जानता था यार, तेरे दिमाग से उतर गया होगा। मैं इस वक्त कार में हूँ, मुझे अपनी लोकेशन सेंड करो, मैं तुझे आकर रिसीव कर लूंगा। राहुल ने लोकेशन अमित के मोबाइल में सेंड कर दी। राहुल ने मोबाइल पर लोकेशन सेंड की ही थी कि अचानक ऑफिस में बैठे हुए जितने भी लोग थे वो सभी लोग एक साथ राहुल की ओर देखने लगे। अपनी और उन सब लोगों को अचानक इस तरह से देखते हुए देखकर राहुल बुरी तरह से घबरा गया। राहुल ने देखा उन सबके चेहरे बिल्कुल सपाट थे और वो सब राहुल की ओर घूरने लगे। उनके घूरने के अंदाज से राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक ऑफिस की लाइट चली गई। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया, मगर ऑफिस के मंजर देखकर राहुल के रोंगटे पूरी तरह से खड़े हो गए। उसने देखा ऑफिस में जितने भी लोग बैठे कंप्यूटर पर काम कर रहे थे उन सब की आंखें अंधेरे में किसी बल्ब की तरह चमक रही थी। राहुल के शरीर में डर से पसीने की धारा बहने लगी। उसकी सांस उसके गले में अटकने लगी। अचानक वो सब लोग उठकर खड़े हो गए और धीरे धीरे करके राहुल के नजदीक आने लगे। राहुल समझ गया कि जरूर कुछ बड़ी गड़बड़ है। उन लोगों को अपनी तरफ आता देख राहुल पूरी तरह से घबरा गया। आखिर कौन हो तुम लोग? सब राहुल को देखकर अजीब अंदाज में हंसने लगे। राहुल ने भागना चाहा कि तभी उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। राहुल ने जैसे ही पलटकर देखा तो उसने देखा कि एक औरत जिसकी आंखें भी किसी भेड़िए की तरह चमक रही थी और उसके पहने पहने दांत बाहर की ओर निकले हुए थे, वो राहुल को देखकर हंसने लगी। राहुल उस औरत को पहचानता था। वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी बॉस मारिया थी। अचानक राहुल ने देखा मारिया का चेहरा बेहद भयानक हो गया। मारिया ने भारी आवाज में राहुल की ओर देखकर कहा,
मैंने तुमसे मना किया था ना कि शाम 5 बजे के बाद ऑफिस में मत बैठना, और आखिरकार तुमने वही गलती की जो तुमसे पहले और लोगों ने भी की थी। तुम भी अब और लोगों की तरह मारे जाओगे। राहुल कपकपाती हुई आवाज में बोला, आखिर तुम लोग कौन हो? दिन में तुम हमें इंसान कह सकते हो और रात में शैतान। क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की कि तुम इस ऑफिस में आकर क्या काम करते हो? अचानक राहुल के जहन में एक तेज धमाका हुआ। उसे याद आया कि पिछले कुछ महीनों से वो कंप्यूटर पर केवल उंगलियां चला रहा था, मगर वो कंप्यूटर पर काम नहीं कर रहा था। उसे चाहकर भी याद नहीं आ रहा था। राहुल के चेहरे को देखकर मारिया बेहोशी अंदाज में मुस्कुराने लगी। तुम्हें चाहकर भी कुछ याद नहीं आ पाएगा राहुल, क्योंकि सच तो ये है कि तुम कंप्यूटर पर कोई काम ही नहीं कर रहे थे। तुम्हें यहाँ पर जितने भी लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं, उनमें से कोई जिंदा नहीं है। ये सब मुर्दा हैं जो इस वक्त तुम्हारे खून के प्यासे हैं। इनमें से कई तुम्हारी तरह इस ऑफिस में काम करने आए थे और यहीं के होकर रह गए, और तुम भी हमेशा इस ऑफिस में रहोगे। मैं तुम्हारा खून पीने के लिए बेताब हूँ। इतना कहकर मारिया ने राहुल का गला कसकर पकड़ लिया। उसकी भयानक सूरत देखकर राहुल के शरीर का खून जमने लगा। ऑफिस के सभी लोगों ने अपनी भयानक चेहरों के साथ उसे चारों तरफ से घेर लिया। तभी अचानक राहुल के कानों में उसके दोस्त अमित की आवाज सुनाई दी, अपनी पूरी ताकत लगा के यहाँ से भाग राहुल। राहुल ने पूरी ताकत से मारिया को धक्का दिया और वो बड़ी फुर्ती से बाहर की ओर भागा। अमित राहुल से मिलने आया था। वो दोनों फुर्ती से उस बिल्डिंग के नीचे कूद गए। कूदने से उन दोनों के शरीर में दर्द तो बहुत हुआ, मगर डर के आलम में वो दर्द उन लोगों को महसूस नहीं हुआ। दोनों बड़ी फुर्ती से कार में बैठ गए। तू तो कहता था कि तू ऑफिस में काम करता है, ये भूतिया ऑफिस है। राहुल कार में ही बेहोश हो गया। आंख खुलने पर उसने अपने आप को अमित के घर पर पाया। अमित के हाथ में एक बेहद पुराना सन 1990 का न्यूज़पेपर था। उसने उस पेपर को राहुल के सामने रख दिया। राहुल न्यूज़पेपर पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था, बिरला बिल्डिंग में आग लगने की वजह से ऑफिस की बॉस मारिया और उसके कर्मचारी जलकर खाक हो गए। मैंने आसपास के लोगों से मालूम किया तो मुझे पता चला कि मारिया का एक पोस्टमैन हुआ करता था जो जलकर मर गया था। मारिया आज भी गरीब लोगों को उस पोस्टमैन के जरिए अपने ऑफिस में बुला लेती है, और शाम 5 बजे के बाद अगर वहाँ पर कोई रुक जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता, क्योंकि उस बिल्डिंग में आग शाम 5 बजे के बाद ही लगी थी। वहाँ के लोगों ने बताया कि आज भी उस बिल्डिंग में लोगों की आवाजें आती है। तू अब तक एक भूतिया ऑफिस में काम कर रहा था। शुक्र मना, अगर मैं नहीं आता तो तू हमेशा के लिए उस भूतिया ऑफिस की गहराइयों में खो जाता। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।